रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 33। मॉम, क्या आप ठीक तो हैं? सूर्या अश्विनी को उठाने की कोशिश करते हुए बोला। हाँ, मैं ठीक हूँ, अश्विनी अपना पेट पकड़े हुए बोली। उसे डर था कहीं बेबी को कुछ न हो जाए। तभी दोनों की नजरें देव पर पड़ी। मेरी मम्मा को किक करने की हिम्मत भी कैसे हुई बैड अंकल? देव गुस्से से अपने हाथ पैर उस टेररिस्ट को मारते हुए बोला। देव, अश्विनी डरते हुए बोली। वो जल्दी से उसके पास आ गई थी। टेररिस्ट हंसी के साथ बोला, कितना रूड बच्चा है, बड़ों से ऐसे पेश आता है, सजा मिलेगी। बोलते हुए वो टेररिस्ट देव को उठाकर उल्टा लटका देता है। ये देखकर सूर्या, अश्विनी और सबकी सांसें हलक में अटक गई थी। गोली तो डर के मारे सबके पीछे छिप गई थी। देव, नैन्सी रोते हुए बोली। अश्विनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से बोली, मेरे देव को छोड़ दो। ये सुनकर टेररिस्ट खतरनाक हंसी के साथ उसे देखते हुए बोला, छोड़ दूं सच में? अश्विनी बोली, मेरा मतलब है उसे यहां उतार दो प्लीज, जो करना है मेरे साथ करो। वहीं बाहर रिपोर्टर और भीड़ ये नजारा देखकर चिल्लाने लगी थी। वो देखो, उस टेररिस्ट ने उस बच्चे को नीचे लटका रखा है। सारे कैमरे देव की तरफ पॉइंट हो गए थे। अरे कोई उसे बचाओ, वो मर जाएगा। देव दूसरे फ्लोर से नीचे लटक रहा था, उसका जान जाना पक्का था। एक ब्लैक ड्रेस कमांडो ने जब ये देखा, उसकी ऑलिव ग्रीन आंखें और भौहें गुस्से से सिकुड़ गई थीं। पास मत आना वरना नीचे फेंक दूंगा, वो टेररिस्ट गुस्से से अश्विनी से बोला। अश्विनी के कदम वहीं रुक गए, उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। वो जोर से चिल्लाई, आहान्यम कहाँ हो तुम? उसकी आवाज आहान के कानों तक पहुंच गई थी। तभी वहां फायरिंग होने लगी। टेररिस्ट, सीबीआई और पुलिस के बीच में एक जंग छिड़ गई थी। अश्विनी आहान को याद कर रो रही थी। डैडी मुझे बचाने आओ, मम्मा रो रही है, देव रोते हुए बोला। टेररिस्ट उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, इम्पॉसिबल, तुम्हारे डैड कोई सुपरहीरो नहीं जो 1 मिनट में बचाने के लिए आ जाएंगे। देव ने यह सुनकर रोना बंद किया और गुस्से से बोला, बैड अंकल, मेरे डैड सुपरहीरो हैं। वो आज जैसे लोगों को मार मार कर उनकी चटनी बना देते हैं। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ, वरना आखिरी में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर टेररिस्ट गुस्से में आ गया। बच्चे, तुझे इतनी हिम्मत, तू मुझे धमकी देगा? बोलते हुए वो उसका पैर छोड़ देता है। ये देखकर अश्विनी की आंखें बड़ी हो गई थीं। देव, वो चिल्लाते हुए खिड़की के पास आए। सूर्या तो सदमे में चला गया था, उसकी आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे थे। बाहर भीड़ भी सदमे में चली गई थी। मम्मा, देव रोते हुए बोला और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी देव को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी एक आंख खोलकर देखा और उसकी ऑलिव ग्रीन आंखें उस कमांडो की ऑलिव ग्रीन आंखों से टकराई थीं। डैडी, आप मुझे बचाने आ गए, देव खुश होते हुए आहान से बोला। आहान अपनी पलकें झपकाता है। जब उस टेररिस्ट ने उसे छोड़ दिया था तब आहान ने उसे पकड़कर बचा लिया था और अब वो उसकी गोदी में था। देव खुशी खुशी उनके गले लग गया। वो रो रहा था। मैं जानता था आप मुझे बचाने आएंगे, देव उसे गले लगाते हुए बोला। लोग उसके लिए ताली बजाने लगे थे। आहान, अश्विनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली। ये बच गया, टेररिस्ट गुस्से से बोला। अश्विनी गुस्से से, पर अब तू नहीं बचेगा। ये बोल अश्विनी उसे किक करती है। वो गुस्से से उस टेररिस्ट को बुरी तरह मार रही थी। उन दोनों के बीच हुई फाइट को सब बच्चे मिलकर देख रहे थे। तभी देव ने पीछे मौजूद टेररिस्ट को देखा जो आहान को शूट करने वाला था। देव जोर से चिल्लाया, दुश्मन पीछे है डैडी। आहान पीछे पलटता है और इससे पहले वो टेररिस्ट उसे शूट करता आहान देव को अपने सीने में छुपाकर कूदकर झाड़ियों के पीछे हो जाता है। उसने अपनी गन की उसकी तरफ पॉइंट की और उसे शूट करने का मौका दिए बिना उसे शूट कर दिया। उसे मरा हुआ देखकर देव जोर जोर से ताली बजाने लगा। आपने उसे खत्म कर दिया, देव मुस्कुराकर बोला। वहीं अश्विनी गुस्से से उस आदमी को कभी पंच मारती तो कभी लात। तभी उसने उस आदमी को नीचे लटका दिया। मेरे बेटे को मारने वाले थे न तुम? अश्विनी गुस्से से बोली। बाहर मीडिया इस चीज की रिकॉर्डिंग करने लगी थी। अरे ये लड़की तो अश्विनी लग रही है, लेकिन वो स्कूल में क्या कर रही है? वो भी एक फाइटर है। मैंने खुद उसे उस दिन अरुण के आदमियों के साथ फाइट करते हुए देखा था। वो टेररिस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोला, नहीं मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अश्विनी गुस्से से, छोड़ दूं? फिर ईविल स्माइक करते हुए, ये ले छोड़ दिया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उस टेररिस्ट के पैर को छोड़ दिया और वो टेररिस्ट नीचे गिर गया। अश्विनी की नजर तभी आहान और देव पर गई। मम्मा, मैं ठीक हूं, देव बोला।
अश्विनी खुशी के आंसू लिए बोली, रुको, मैं बाकी बच्चों को लाती हूँ। आहान बोला, वेट, मेरी टीम वहां तुम लोगों को रेस्क्यू करने आ रही है। ओके, अश्विनी बोली। तभी वो पलटी और उसने देखा सब बच्चे उसके लिए ताली बजा रहे थे। नैन्सी खुश होते हुए बोली, वाओ आंटी, आप तो सच में सुपरवुमन निकली। नैना ने कहा, मैं बड़े होकर आपकी तरह बनना चाहूंगी। ताया गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए देख रही थी। साटी धीरे से बंटी के कान में बोला, अच्छा है इन्हें गोली बॉस को हरकतों के बारे में नहीं पता। बंटी धीरे से बोला, वरना वो इन्हें भी उल्टा लटका देती। वो दोनों खींच खींच कर हंस रहे थे और गोली गुस्से से उनके कान पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुम लोगों ने, दोबारा कहना। साटी बंटी डर से रोते हुए बोले, सॉरी बॉस, माफ कर दो, मैं तो बोल रहा हूँ आओ ने टेररिस्ट को हराने में सरकार का कितना बड़ा योगदान दिया है। ये सुनकर गोली खुश हो गया, उसके होठों पर प्राउड स्माइल आ गई थी। नैन्सी उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, साटी से सवाल किया है गोली, तारीफ नहीं। नैना हंसने लगी, वहीं गोली गुस्से से बोला, ए पिड़ी, तू मेरी इंसल्ट कर रही है। नैन्सी का चेहरा तभी सफेद पड़ गया। उसने कहा, गोली तेरे पीछे टेररिस्ट। कहाँ है टेररिस्ट, मुझे बचाओ आंटी। गोली डर के मारे अश्विनी के पीछे छिपते हुए बोला। नैना उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वो तो मजाक कर रही थी, सामने पुलिस और कमांडो टीम हमें रेस्क्यू करने आ रही है। गोली अब शर्मिंदा हो गया था। सूर्या गहरी सांस लेता है। सात्विक, अश्विनी सात्विक को देख बोली। सात्विक उसके पास आया और बोला, अच्छा हुआ बहना तुम और बच्चे ठीक हो, अब जल्दी से यहां से चलो। अश्विनी ने कहा, बाकी बच्चों का क्या? इंस्पेक्टर बोला, बाकी बच्चे जो छिपे हुए थे उन्हें भी सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। अश्विनी उन सबसे बोली, बच्चों जल्दी चलो यहां से। वो सब फिर जल्दी बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ गए। अश्विनी देव को हग करते हुए बोली, देव बाबू तू ठीक है ना? वो रो रही थी। देव उसे हग करते हुए बोला, मम्मा मैं ठीक हूं। फिर उन सबसे प्राउड होकर बोला, देखा मेरे डैड सुपरहीरो हैं और मम्मा सुपरवुमन। साटी बोला, तो क्या जिन्होंने तुम्हें बचाया वो तुम्हारे डैड थे? देव ईविल स्माइल कर बोला, हाँ, कोई शक। नैन्सी ने स्माइल करते हुए कहा, वाओ, तुम्हारे डैड तो कितने कूल हैं और मम्मी भी कम नहीं है। सूर्य बोला, यही क्योंकि वो सुपरवुमन है। अश्विनी ने ऑकवर्ड स्माइल करते हुए कहा, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। बॉस आप अपसेट क्यों है? बाटी बोला। गोली जल्दी से अपने इमोशंस कंट्रोल कर हंसकर बोला, कुछ नहीं, मैं कहाँ अपसेट हूं। देव बोला, शायद वो टेररिस्ट को देख ज्यादा ही डर गया है, मेरी तरह बैटमैन बनो। गोली गोली गुस्से से बोला, क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते? देव एटीट्यूड के साथ बोला, हाँ सीरियस हूं, बड़े होकर भी मैं सुपरमैन बनूंगा और लोगों की रक्षा करूंगा। गोली ठंडी सांस लेता है और शांति से बैठ जाता है। काश मेरे डैड भी ऐसे होते, मगर मेरे तो कोई डैड ही नहीं है। गोली उदास था। अश्विनी से उसकी उदासी छुपी नहीं थी। भले ही गोली एक शरारती बच्चा था और बिगड़ा भी, मगर वह ये जानती थी अगर वह एक अच्छे वातावरण में रहा तो जरूर सुधार जाएगा। मॉम, हमारी मॉम कहाँ है? गोली की ये बात सुन सबको अपनी मम्मा की याद आने लगी। क्या वो लोग अभी भी अंदर हैं? तान्या ने चिंतित होते कहा। मुझे मॉम के पास ले चलो, नैन्सी रोते हुए बोली। वो लोग वैन का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे थे, जिसे देख एक कमांडो उनसे बोला, क्या हुआ बच्चों, शोर क्यों कर रहे हो? कमांडो अंकल, मुझे मेरी मॉम से मिलना है, गोली बोला। तुम लोगों की मॉम आगे वाली वैन में है। वो इतना ही बोल पाया था तभी एक ऑफिसर आया और बोला, पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने की जिद कर रहे हैं। ये सुन वह गहरी सांस लेता है और दोनों के दरवाजे खोल देता है। सब पेरेंट्स और बच्चे जल्दी से बाहर निकल एक दूसरे को हग कर रहे थे। मम्मा, नैन्सी, मॉम, मॉम, मैं यहाँ हूँ। गोली ऋतु की साड़ी का पल्लू पकड़े हुए बोला। ऋतु रोते हुए उसके गले लगी और अगले ही पल उसे मारते हुए बोली, बोला था ना मेरे साथ रहना, मैं कितना डर गई थी, मेरा तो दिल ही उथल पुथल हो गया था। उसे मार पड़ते देख साटी बाटी जो अपनी आस से चिपके हुए थे हंसने लगे थे। पिड़ियो, देख लूंगा तुमसे, गोली गुस्से से बोला। फिर ऋतु से बोला, मॉम मेरी इंसल्ट करना बंद करो। ऋतु उसके गले लग गई थी। अश्विनी की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। सब टेररिस्ट को अरेस्ट कर टीम वहां से जा रही थी। एम्बुलेंस भी घायलों को अस्पताल लेकर जा रही थी। मम्मा डैडी कहाँ है? देव बोला। वो शायद लोगों को बचा रहे हैं, सूर्य ने कहा।
अश्विनी की नज़र तब मिसेस वर्मा पर गई जो किसी कमांडो से आंखों में आंसू लिए बात कर रही थी, मगर वो कमांडो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लग रहा था वो खुद बोर हो रहा है। वो वहां से जाने लगा तो मिसेस वर्मा उसके आगे आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। अश्विनी ये देख गुस्से से बाहर निकली। ओहो, ये इंग्लिश टीचर क्यों मार खाने वाले काम कर रही है? देव डरते हुए बोला। सूर्य ईविल स्माइल कर, अब तो ये मम्मा के हाथों नहीं बचेगी। अश्विनी तब गुस्से से आगे आई और मिसेस वर्मा को साइड में धलका देकर अगले ही पल वो आहान के गले लग गई। सारे कैमरे अब अश्विनी की तरफ पॉइंट हो गए थे, क्योंकि वो लोग अश्विनी को जानते थे। हबी, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमने हम सबको बचा लिया। आई लव यू बाबू। बोलते हुए अश्विनी ने अपनी एंकल को ऊपर किया और आहान को किस कर लिया। ये देख सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। वहीं सूर्य ने अपने हाथ देव की आंखों पे रख लिए, मगर देव ने उन्हें हटा दिया। हालांकि आहान ने मास्क लगा रखा था, अश्विनी ने ऊपर से ही किस किया था। क्या कहा हबी? मिस अश्विनी मल्होत्रा, तो क्या आप मैरिड हैं? एक रिपोर्टर ने पूछा। ऋषभ प्यार से उन दोनों को देख रहा था। मैम की जलसी ही दूसरे लेवल की है। वहीं आहान लाचार खड़ा था, उसके हाथ में गन भी थी। अश्विनी आहान को अपनी प्रॉपर्टी समझ चिपकी हुई थी और मिसेस वर्मा शर्मिंदा होकर खड़ी थी। अश्विनी ने मुस्कुराकर उन सबसे कहा, हाँ, ये मेरे पति परमेश्वर है। पति देव, कुछ बोलो इन्हें। आहान बोलने के बजाय एक्शन ज्यादा करता था। उसने अपना हाथ अश्विनी की कमर पे रख उसे अपने और भी ज्यादा करीब कर लिया। अश्विनी ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी। आपका पति कमांडो है, मास्क हटाइए न, हमें आपका चेहरा देखना है। उफ, इनकी आंखें ही इतनी किलर है तो फेस तो। अरे फेस छोड़ो, इनकी बॉडी और हाइट देखो, ये कितने टॉल और मस्क्यूलर लग रहे हैं। उफ। किसी को अपने प्यार में गिराने के लिए आहान की बस आंखें ही काफी थी, और जिस यूनिफॉर्म में अभी वो था वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, जिसे अश्विनी खुद को कंट्रोल भी मुश्किल से कर पा रही थी। ओके हबी, अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। अश्विनी मुस्कुराकर आहान से बोली। आहान अपनी पलकें झपकाता है और वहां से अश्विनी को लेकर जाने लगता है। वहीं अश्विनी मिसेस वर्मा को ऐसा लुक देती है मानो वो उसे लूजर बोल रही हो। मिसेस वर्मा शर्मिंदा होकर वहां से चली गई थी। देव जोर जोर से हंसने लगा था। उफ, मम्मा की जलसी देखी उसने सबके सामने डैडी को किस किया। देव हंसते हुए बोला। सूर्य, उसे घूर कर देख, कितनी बार कहा है ऐसी चीजें मत देखो। अरे भाई, इतना साटी क्यों हो रहे हो? मम्मा और डैडी कितने प्यारे लग रहे थे, और ये मैम हमारे डैडी के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही है। मम्मा इन्हें भी स्कूल से आउट करवा देगी। देव जीनियस स्माइल के साथ कहा। जो भी था, सूर्य अश्विनी को अपने डैड के लिए इतना पॉजेसिव देख काफी खुश भी था। वो एक हैप्पी फैमिली थी और कभी नहीं चाहती थी कोई तीसरा उनकी लाइफ में आए सिवाय उस बेबी के जो अश्विनी की कोख में पल रहा था। दूसरी तरफ सुकह है, ऋतु तू सेफ है मेरी प्यारी बहन, मैं तो डर ही गई थी। मिताली डरी हुई ऋतु से कॉल पर बोली। ऋतु ने कहा, अरे मैं तो ठीक हूं, पर ये गोली के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। वो तेरी दुश्मन की तारीफ किए का राजा है। मैंने उसे बहुत मारा, फिर भी ये समझ नहीं रहा। ये सुन मिताली गुस्से से बोली, मेरी तरफ से, और दो कान के नीचे लगा। ऋतु ने कहा, वो सब छोड़ो, क्या मैं कुछ दिन के लिए यहाँ आ सकती हूँ अगर तेरा पैटर ऑफेंड ना हो तो? मिताली बोली, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। ऋतु ने उदास होकर कहा, पिछली बार तो मुझे घर से निकाला था, इस बार वो नहीं निकलेगा। मिताली बोली। ऋतु बोली, ठीक है, फिर मैं आ रही हूं। मिताली ने कॉल कट कर दिया। नताशा गुस्से से टीवी में अश्विनी को आहान को किस करते देख बोली, इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है मम्मी, ये हर बार कैसे बच जाती है? वहीं न्यूयॉर्क में, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। क्लारा गुस्से से टीवी फोड़ते हुए बोली। उसने भी न्यूज़ देख ली थी और अब उसका दिमाग घूम रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, काश डैड उस दिन आपने मुझे नहीं रोका होता तो मैं एएसआर तक पहुंच जाती। अब वो इंडिया चला गया, कैसे जाऊंगी मैं वहां? तभी उसके होठों पे शैतानी चमक आ गई जो बता रही थी उसके दिमाग में क्या खतरनाक चल रहा है। इंडिया में देव, सूर्या, अश्विनी सब लोग फैमिली मेंबर्स से मिल रहे थे। राजवीर देव सूर्या के गले लगे हुए थे। शकुंतला बोली, अच्छा है अब तुम लोग सेफ हो। फिर आहान की तरफ देख, तुम हमेशा अपनी फैमिली को टाइम पे प्रोटेक्ट करने आ जाते हो। देव प्राउड स्माइल के लिए बोला, क्योंकि हो सुपर हीरो है। हाँ हाँ पता है, अब ये ड्रेस निकाल दो और चेंज करके आ जाओ, शकुंतला आहान से बोली। अश्विनी आहान के पीछे पीछे उसके रूम तक आ गई थी।
मम्मा शायद डैडी की क्लास लेने गए हैं, देव हंसते हुए बोला। उसकी इस बात पर सबको हंसी आ गई थी। सूर्या उसे घूरते हुए बोला, देखा दादाजी, देव कितना शर हो गया है। वो अभी बच्चा है, राजवीर बोला। सूर्या मन में, बच्चा नहीं शैतान। वहीं अंदर रूम में आहान ने पीछे मुड़कर देखा, अश्विनी गेट क्लोज करके खड़ी थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रही थी जैसे राह चलते लड़के लड़कियों को देखते हैं। आहान तभी उसके करीब आने लगा, जिसे देख अश्विनी पीछे हटने लगी थी। आहान ने अपने दोनों हाथ गेट पर लगा दिए। तुम्हारी जलसी तो मुझसे भी खतरनाक है वाइफी, आहान हंसकी आवाज में बोला। अश्विनी उसे देखते हुए बोली, जब पता है तुम्हारी वाइफी कैसी है तो फिर क्यों उसके करीब खड़े थे। आहान उसे घूरते हुए बोला, मैं कहाँ खड़ा था, वो खुद मेरे करीब आ रही थी। अश्विनी ने कहा, उसको तो मैं देख लूंगी, बहुत लाइन मार रही है ना मेरे पति पर। आहान तभी उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर लेता है। अश्विनी अपनी एंकल ऊपर कर खड़ी हो गई थी। उसके हाथ आहान के कंधे पर थे। अश्विनी उसका मास्क हटाए हुए नशे से भरी आवाज के साथ बोली, बेबी मैंने तुम्हें 3 दिन से किस नहीं किया, मुझे तुम्हें किस करना है। अश्विनी की डिमांड सुन आहान के होठों पर स्माइरक आ गई थी। बट ऐसी हालत में करोगी किस। अश्विनी की उंगलियां बीच में रुकी और उसे देखते हुए हैरानी से बोली, किसने बताया तुम्हें, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था। आहान अपनी गर्म सांसें उसके होठों पर छोड़ते हुए बोला, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती वाइफी। जरूर उस देव के बच्चे ने बताया होगा, अश्विनी ने कहा। आहान बोला, भूल जाओ, तुम जो करने वाली थी वो करो। अश्विनी की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और साथ में उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। तुम ऐसे शर्माओगी तो मैं खुद को कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आहान उसके गाल को हल्का सा बाइट करते हुए बोला। अश्विनी बोली, क्या तुम बाइट करना बंद नहीं कर सकते। अभी तुम्हें 9 महीने तक खुद को कंट्रोल रखना होगा या उससे भी ज्यादा, जब तक डिलीवरी के बाद मैं रिकवर नहीं हो जाती। किस तो कर ही सकता हूं ना। जैसे ही आहान ने ये कहा, अश्विनी के होठों पर स्माइल आ गई। आहान ने उसकी कमर को पकड़ उसे अपने और क्लोज पुल किया, जिससे उसके होठ अश्विनी के होठों पर स्टेबल हो गए थे। आहान अश्विनी को पैशनेटली किस कर रहा था और उसका पैशन अश्विनी को मदहोश कर रहा था। अश्विनी के हाथ आहान की नेक के चारों ओर लपट गए थे। वो आहान को काफी जोर से किस कर रही थी। किस करते हुए आहान ने उसे दरवाजे से जोर से स्टार्ट किया था। अश्विनी ने अपने पैर आहान की कमर के चारों ओर लपट ले थे और उसके हाथ आहान की बैक पर चल रहे थे। आहान की टंग तभी अश्विनी के मुंह में चली गई थी। उन दोनों की टंग आपस में फाइट कर रही थी। आहान अब अनकंट्रोल हो रहा था। अश्विनी की सांसें भी उखड़ती जा रही थी। आहान ने अश्विनी की शर्ट के बटन खोले और वो उसके होठों को आजाद कर उसकी नेक पर किस करने लगा, फिर कॉलर बोनस तक आ गया था। अश्विनी ने तभी उसे रोक दिया और कहा, एनफ आहान, वरना मैं खुद की कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। आहान रुक गया और उसने अश्विनी को हग कर लिया। अश्विनी के पैर अभी भी आहान की कमर से लिपटे हुए थे। उसने आहान को जोर से हग कर लिया था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अश्विनी जोर से आहान को हग कर बोली। आहान, जिसका चेहरा अश्विनी की गर्दन में था, अपनी गर्म सांसें उसकी नेक पर छोड़ते हुए हंसकी आवाज में बोला, मिस तो मैंने भी किया तुम्हें वाइफी, इसलिए तो जल्दी इंडिया आ गया था। और फिर उसके टमी पर हाथ रख, मुझे तुम्हारा सरप्राइज पसंद आया वाइफी। अश्विनी मुस्कुराकर बोली, तुम्हें क्या लगता है बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। आहान थोड़ी देर तक खामोश रहा और बोला, मुझे बेबी गर्ल चाहिए। अश्विनी बोली, अब मैं कहां से लाकर दूं, बाद में ही पता चलेगा बेबी बॉय होगा या गर्ल। आहान बोला, जो भी होगा हमारा ही खून होगा और मैं एक अच्छा डैड बनूंगा। वो तो तुम अब भी हो आहान, अश्विनी उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोली। उसने उसे हक कर कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, जो करेगा मैं उसे ही अलग कर दूंगी। मुझे तुम और अपने बच्चे चाहिए हैं बस, और कुछ नहीं। और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, हर जन्म में तुम्हें मेरा होना होगा। ये बोलते हुए अश्विनी काफी पॉजेसिव और रोमांटिक लग रही थी। आहान सोफे पर बैठ प्यार से उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए कहता है, वादा करता हूं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें भी किसी और का होने नहीं दूंगा। आहान उसके फोरहेड पर किस करता है। अश्विनी काफी खुश लग रही थी, मगर ये खुशी अभी ज्यादा दिनों तक रहने नहीं वाली थी। उनकी खुशियों को नजर लगाने कोई आ रहा था। एक दिन बाद और रात का वक्त, अश्विनी एक बार और फिर से आहान के साथ हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने गई थी और बेबी की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी।
अश्विनी अपने रूम में थी, आहान बाथरूम में था। अश्विनी सेलिब्रिटी से रिलेटेड न्यूज और गॉसिप्स देख रही थी। एक पिक काफी तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें आरव उस डॉक्टर के साथ खड़ा था जिसने अश्विनी का चेकअप किया था। अरे ये तो वही डॉक्टर है ना जिसने बताया था मैं प्रेग्नेंट हूं, अश्विनी ने कहा। तभी उसने कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिए। ये आरव हॉस्पिटल क्यों आया है? अरे बैकग्राउंड वाला बोर्ड पढ़ा, उसने लिखा हुआ है यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। मैं इस डॉक्टर को जानती हूँ, 4 साल पहले जब मेरा बेबी होने वाला था इसी ने मुझे बताया था मैं माँ बनने वाली हूँ। वॉट रियली? मगर आरव इनके साथ क्या कर रहा है? कहीं आरव मैरिड तो नहीं और बाप बनने वाला हो? अश्विनी हैरानी से खुद से बोली। अरे ये लोग भी ना, इनकी आंखें नहीं ईगल की आंखें हैं, कितनी शार्प है, कुछ भी बना लेते हैं। उसने तभी रूही को कॉल किया। हेलो रूही, कैसी हो? रूही ने कहा। हेलो अश्विनी, काफी टाइम बाद कॉल किया, मुझे लगा तुम मुझसे भूल ही गई। नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, बस थोड़ा बिजी थी। हाँ यार, बिजी तो मैं भी थी। आरव की न्यू मूवी की डायरेक्टर भी मैं ही हूँ और इस बात वो अपनी गर्लफ्रेंड वेदिका को हीरोइन का रोल देने वाला है, रूही ने कहा। अश्विनी मुस्कुराकर बोली, ओह तो वो दोनों क्लोज आ गए। हाँ वो आरव पूरा लट्टू है वेदिका पर। अच्छा अश्विनी। हाँ बोलो। वो मैं बोल रही थी उस मूवी के सॉन्ग्स में भी तुम्हें ही काम करना होगा, इससे तुम और भी ज्यादा फेमस हो जाओगी। अश्विनी सीलिंग को घूरते हुए बोली। हाँ परसों फेमस तो मैं ऐसी हुई थी, मेरे अकाउंट्स पर सवालों की बात आ गई है, लोग आहान के बारे में पूछ रहे हैं। दैट्स ग्रेट, उन्हें पता चला तुम अब क्वीन हो, वो भी फ्रांस की, तब तो वो और भी ज्यादा सदमे में चले जाएंगे, रूही हंसी करते हुए बोली। अश्विनी ने कहा, बट अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? फिर से? इस बार कितने बेबीज होंगे? लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार करता है, रूही शरारत से बोली। अश्विनी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए नकली गुस्से में कहा, यू रूही, अब तुम्हारी भी उम्र शादी की हो गई है, मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। रूही ये सुन जोर जोर से खांसने लगी। अहम अहम, मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी शूटिंग पे जाना है। अश्विनी शरारत से मुस्कुराई, क्यों, शादी का नाम सुनते ही तुम्हें शूटिंग याद आ गई? मगर रूही ने कॉल कट कर दिया। अश्विनी ये देख हंसने लगी, मगर उसकी हंसी गायब हो गई जब स्क्रीन पर धनंजय का नंबर फ्लैश होने लगा था। मिस्टर मल्होत्रा, अश्विनी दांत पीसते हुए खुद से बोली। उसका मन किया कॉल कट कर दे, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने कॉल पिक कर लिया। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, आज मुझे कैसे याद किया? अश्विनी का ताना सुन धनंजय थोड़ी देर तक खामोश रहा और फिर बोला, कैसी हो? आपके बिना काफी अच्छे हैं, अश्विनी ने रूड होकर कहा। धनंजय गहरी सांस लेता है, तो इसे अब तक कुछ भी पता नहीं चला। अश्विनी बोली, अगर कोई काम नहीं है तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तभी उसे पीछे ऋतु की आवाज सुनाई दी जो गोली पर चिल्ला रही थी, ओ ए गोलिया। आ मम्मी, मैंने आपकी सारी गादी नहीं की, गोली डरते हुए बोला। धनंजय गुस्से से बोला, तुम लोग यहां से दफा हो जाओ, दिख नहीं रहा मैं किसी अर्जेंट कॉल पर हूं। गोली डर गया और वही ऋतु जल्दी से गोली का हाथ पकड़ गुस्से से धनंजय को घूरते हुए वहां से चली गई। अश्विनी बोली, अर्जेंट कॉल सीरियसली? धनंजय लंबी सांस लेते हुए बोला, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, क्या तुम वापस नहीं आ सकती? अश्विनी ईविल स्माइल के साथ बोली, आप आ जाऊं? कहीं आपको ये रिग्रेट तो नहीं हो रहा, आपकी नाजायज औलाद किसी भी काम की नहीं निकली? धनंजय सर्द आवाज में, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं किसी और को मल्होत्रा एम्पायर दे दूंगा। इसे तो कोई भिखारी भी नहीं लेना चाहेगा। जैसे ही अश्विनी ने ये कहा धनंजय की मुट्ठियां आपस में कस गई। वेल, मैं सोच रही थी क्यों ना कल यहाँ आ जाऊं, वैसे भी मेरा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, मुझे वो चाहिए है। अश्विनी ने जैसे ही ये कहा धनंजय की आंखों में चमक आ गई। ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो तब आ सकती हो, नताशा मिताली भी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, धनंजय ने कहा। मगर धनंजय को नहीं पता था अश्विनी के दिमाग में क्या चल रहा था। आ तो गई मगर फिर से एक और नई बर्बादी लेकर, खुद से बोलते हुए अश्विनी कॉल कट कर देती है। धनंजय इन सब से पूरी तरह से अनजान था। तभी आहान वहां आ गया। उसने इस वक्त अपनी कमर पर व्हाइट रंग का टॉवल लपेटा हुआ था, को दूसरे टॉवल से वो अपने बालों को रब कर रहा था। अब भी मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन? आहान अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला। अश्विनी ने कहा, मुझे मल्होत्रा मेंशन जाना है। ये सुन आहान की नजरें सर्द हो गईं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है वाइफी, और वहां मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, आहान बोला। अश्विनी ने कहा, तुम्हें पता है ना हस्बैंड, मैं वहां किस लिए जाती हूं?
आहान उसके पास आया और बोला, आई नो यू मोर देन यू नो योरसेल्फ वाइफी, तुम फिर से कुछ कांड करने जा रही हो। अश्विनी ये सुन स्मिक करती है और बोलती है, तो फिर अपनी कॉन्डिंग वाइफ को एक और नया कांड करने जाने दो। इस बार मैं मिताली के चेहरे पर बिना थप्पड़ मारे उसके गाल लाल कर दूंगी, अश्विनी रिक्वेस्ट करते हुए आहान से बोली। आहान समझ गया वो मानने वाली नहीं है, उसका मोटिव ही मल्होत्राओं को बर्बाद करना है। ठीक है, मगर अपने साथ गार्ड्स ले जाना मत भूलना। आहान की परमिशन मिलते ही अश्विनी के होठों पर स्मिक आ गई। थैंक यू हब्बी। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे से कमरे में लगे प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वो फोटो चल रही थी जिसमें आरव उस डॉक्टर के साथ खड़ा था। वहां कुछ और आदमी भी मौजूद थे जिनके चेहरे भयानक लग रहे थे। सर, ये आरव सिंघानिया नहीं, आरव सिंह राठौड़ है और ये एएसआर का छोटा भाई है। क्या ये मरीड है? नहीं। तो फिर इसका मतलब एएसआर की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो उसके ही चेकअप के लिए यहाँ आया था? पॉसिबल है बॉस, क्योंकि 2 दिन पहले तो एएसआर इंडिया में नहीं था। हमारा मोटिव एएसआर के हर खून को मारना है। पहले उसके 2 ट्विंस को मारेंगे और फिर तीसरे अंश को बाहर आने से पहले ही खत्म कर देंगे, लीडर ने गुस्से से कहा। तभी कोई बोला, हमें ये इन्फॉर्मेशन बॉस तक पहुंचानी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग अश्विनी आज फिर से मल्होत्रा मैंशन आई हुई थी। उसके आने से नताशा मिताली गुस्से का घूंट पीकर रह गई थी। अश्विनी ने घर में जैसे ही आए ऋतु, नताशा और मिताली गुस्से से उधर घूरने लगी थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था। नताशा, मिताली, ऋतु और धनंजय पहले से मौजूद थे। गोली भी वहां था, मगर इस बार उसकी आंखों में अश्विनी के लिए नफरत नहीं थी। वो नाश्ता तो काफी बढ़िया लग रहा है। ये बोलते हुए अश्विनी ने मुस्कुराते हुए टेबल की एक कुर्सी खींची और आराम से बैठ गई। धनंजय मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकती हो, सब तुम्हारे लिए ही है। ये सुन अश्विनी ने प्लेट उठाई और खाना लेना शुरू कर दिया। माहौल में एक अजीब खामोशी थी, लेकिन अश्विनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और खाए दीदी, गोली मुस्कुराकर बोला। ऋतु गुस्से से बोली, ज्यादा तारीफ की ना, इसकी तो छत से नीचे फेंक दूंगी। गोली ये सुन डर गया था। अश्विनी उसकी तरफ स्माइल पास करती है। गोली अपनी पलकों को झपकाता है। नताशा ने आखिरकार खामोशी तोड़ी और कहा, अश्विनी, तुम यहाँ हर रोज क्यों आ जाती हो? धनंजय गुस्से से नताशा को देखता है। नताशा डर के मारे खामोश हो जाती है। क्या तुम भूल गई पिछली बार क्या हुआ था? अश्विनी रिलैक्स होकर बोली थी। नताशा गुस्से से कुछ बोलने को हुई, मगर मिताली ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिताली ने अश्विनी की ओर तिरछी नजर से देखा और तीखे लहजे में बोली, हम सब जानते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ मुसीबत खड़ी करने के लिए आती हो। अश्विनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे सटेप मोमी, मैं कोई मुसीबत लेकर नहीं आती। तुम लोग अभी ही ऐसे कुछ ना कुछ सीन कर ड्रामा करते रहते हो जिससे अभी और भी मुसीबत आने वाली है। मिताली ने चौंकते हुए पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? अश्विनी ने बड़े शांत होकर अपना खाना खाते हुए बोली, आज मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे बताया कि अगर मैं इस एम्पायर की संभालने के लिए राजी नहीं हुई तो वो किसी तीसरे को अपने एम्पायर का वारिश बना देंगे और वो तीसरा वारिश यही है। जैसे ही अश्विनी ने ये कहा, ऋतु के हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। मिताली की भौहें सिको गई और धनंजय के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। नताशा गुस्से से बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? इस एम्पायर पर सिर्फ मैं राज करूंगी, इसलिए अगर तुम्हें लगता तुम्हारी कोई घटिया चाल काम आने वाली है तो भूल जाओ। अश्विनी ईविल स्माइक कर बोली, किसने कहा तुम राज करोगी? नताशा गुस्से से उसे घूरने लगी। राज तो तब करोगी ना जब मिस्टर धनंजय तुम्हें करने देंगे। तुम कितनी बेवकूफ हो, मगर इस बार तो तुम्हारी माँ को भी किसी ने बेवकूफ बना दिया। बोलते हुए अश्विनी ऋतु को देखती है जो हड़बड़ाई हुई धनंजय की देख रही थी। मिताली की नजरों से वो बची नहीं थी, उसे कुछ अजीब लगा। वो गुस्से से अश्विनी से बोली, जो बोलना है साफ साफ कहो, क्या तुम ये कहना चाहती हो गोली इस एम्पायर पर राज करने वाला है? अश्विनी ने अपने बालों की एक लट को गोल गोल घुमाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो धनंजय का बेटा है। जैसे ही अश्विनी ने ये कहा, गोली जोर जोर से खांसने लगा। उसने डर के मारे अपनी आंखें बड़ी कर धनंजय को देखा। नहीं, ये मेरे डैड नहीं हो सकते, मुझे बस इनसे डर लगता है, गोली बोला। ऋतु हड़बड़ाहट को छिपाते हुए गुस्से से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अश्विनी अपने हाथों को बांधकर काफी रिलैक्स तरीके में बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, गोली धनंजय का बेटा है। नताशा ने कहा, मॉम ये झूठ बोल रही है, इसने फोन पर धमकी दी थी, ये मल्होत्रा एम्पायर को तोड़कर रख देगी। अब ये हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती है। अगर ट्रस्ट ना हो तो डीएनए रिपोर्ट करवा लो।
अश्विनी के कॉन्फिडेंस से अब मिताली को लग रहा था वो सच कह रही है। ऋतु ने गुस्से से कहा, नताशा सही कह रही है, ये बस हमारे परिवार को तोड़कर रखना चाहती है। गोली गुस्से से बर्गर का पीस खाते हुए बोला, उस दिन मैंने आपको सुपरवुमन समझा था मगर आप तो विलेन निकली। अश्विनी स्माइक कर बोली, अच्छा गोली बेटा बताओ तुम्हारी मॉम क्या काम करती है? ये सुन गोली हंसकर बोला, वो दिन भर खाती है और सोती है। ऋतु गुस्से से उसके कान पकड़कर बोली, क्या तुम मुझे कामचोर कह रहे हो? मम्मी माफ कर दो, मेरी मम्मी बहुत मेहनती है, वो मेरे लिए टेस्टी लकी की सब्जी बनाती है, गोली बोला। अश्विनी ने मिताली से भौहें सिकोड़कर कहा, जरा सोच के देखो स्टीप मदर, तुम्हारी बहन कोई काम नहीं करती फिर भी उसका बेटा उस स्कूल में पढ़ता है जहां अपने बच्चों को पढ़ाने का पेरेंट्स का सपना होता है। इतना महंगा स्कूल वो कैसे अफोर्ड कर सकती है? और घर का खर्च आखिर कैसे? नताशा और मिताली सोचने लगी। गोली भी मस्त होकर खाते हुए बोला, बात तो सही है। तभी मिताली ने देखा ऋतु छुपकर आंखों से डरते हुए धनंजय को कुछ इशारा कर रही थी। तभी ऋतु की नजर भी मिताली पर गई और वो डर गई। दीदी मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकती, इस पर विश्वास। तभी एक थप्पड़ की आवाज वहां गूंजती है और ऋतु की आवाज उसके हलक में ही अटक गई थी। ये देख गोली गुस्से से बोला, मौसी मेरी मम्मी को थप्पड़ मारा। मिताली ने गुस्से से, चुप रह वरना तुझे और मारूंगी। मिताली ऋतु के बाल पकड़ते हुए बोली, अब सच सच बता गोली किसका बेटा है? आज से 8 साल पहले तुम यहाँ आई हुई थी, तब तुम्हारी प्रेगनेंसी का हमें पता चला था, मगर तुमने बहाना बनाया तुम 1 महीने से प्रेग्नेंट हो। जब गोली 2 साल का हुआ तब तुम्हारे पति को शक हुआ वो उसका बेटा नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी हरकत उससे मैच नहीं होती थी। इसका मतलब तुमने और धनंजय ने उस रात। आगे बोलते हुए मिताली रोने लगी। उन्हें गुस्से से धनंजय को देखा और कहा, आपने मुझे धोखा दिया? नताशा गुस्से से, आप इतने शर्मनाक डैड, आपने मेरी मॉम को धोखा दिया। वहीं गोली बेचारा पलके झपकाकर धनंजय को देख रहा था। नहीं ये मेरा बाप नहीं हो सकता। गोली मानने को ही तैयार नहीं था। अश्विनी अपने होठों पर ईविल स्माइल लिए ये ड्रामा देख रही थी। धनंजय गुस्से से टेबल पर हाथ मार खड़ा हुआ और बोला, बस करो, मैं तब नशे में था इसलिए वो गलती हो गई थी जब उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया। ऋतु मेरे पास आई थी, मैंने सोचा मेरा कोई बेटा नहीं है, पर मैं तुम्हारी जगह भी तुम्हारी बहन को नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने बस उसे ये कहा मैं गोली और तुम्हारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। गोली जब बड़ा हो जाएगा उसे मल्होत्रा खानदान का वारिस घोषित कर दूंगा क्योंकि वो लड़का है। ये सुन नताशा का दिल टूट गया। आई हेट यू डैड। नताशा ये बोल वहां से भाग गई थी, मगर धनंजय को इससे फर्क नहीं पड़ा। मिताली सुन रही थी, उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। ऋतु मैंने तुम्हें जान से भी ज्यादा माना था और तुमने अपनी बहन का ही घर उजाड़ दिया, मिताली बोली। ऋतु ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने भी उस रात ड्रिंक कर रखी थी इसलिए मैंने अपने होश खो दिए थे। अश्विनी को ये सब नहीं पता था क्योंकि पिछले जन्म में उसने 6 से 7 साल लंदन में बिताए थे। वो गोली से कभी नहीं मिली थी, मगर एक बार ऋतु से वो जरूर मिली थी जिसको आखिर में मिताली ने मरवा दिया था। उसने सुना था मिताली के साथ धोखा हुआ था जो उसकी बहन ने किया था। गोली कहाँ गायब हुआ ये किसी को भी पता नहीं चला था, शायद मिताली ने भी उसे मरवा दिया था। अश्विनी बोली, कर्मा का टेस्ट कैसा लग रहा है? मिताली गुस्से से अश्विनी को घूरने लगी मगर वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। मेरी मॉम की जगह तुमने ले ली। मेरी मॉम ने कितना ट्रस्ट किया था तुम पर, मगर तुमने उनका ट्रस्ट तोड़ा और उनके साथ क्या किया ये बुरी मुझे नहीं पता। अश्विनी की आवाज गुस्से के बादल गई थी। मिताली को अब लग रहा था जैसे सच में कर्मा उसे खा रहा है, उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अश्विनी ईविल स्माइक के साथ बोली, जल्द ही वो तुम्हारी जगह ले लेगी और तुम दोबारा सड़कों पर आ जाओगी। ये सुन उसने गुस्से से ऋतु के बाल पकड़कर बोली, मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। गोली गुस्से से बोला, छोड़ो मेरी मम्मी को, तू भी चल यहां से निकल। मिताली गुस्से से उन दोनों को बाहर निकाल देती है। धनंजय को देखकर लग रहा था उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अश्विनी भी कुछ देर बाद वहां से चली गई थी। शाम के वक्त अवनी आज अर्जुन के साथ रथोड मैंशन आई थी। वो अश्विनी के गले लगी हुई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, आप फिर से माँ और मैं फिर से बुआ बनने वाली हूँ। अवनी अश्विनी की गाल पर किस करते हुए बोली। अश्विनी मुस्कुराकर बोली, अब तुम भी मुझे मामी बना दो। ये सुन अवनी अर्जुन को देखती है जो आहान से बात कर रहा था। उसके गाल लाल हो गए थे। अर्जुन की नजर उस पे गई और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गईं। उसने आहान को कोहनी मारी और कहा,
तुम्हारी बहन को कहीं तुम्हारी बीवी तो पसंद नहीं आ रही? वो इतना ब्लश क्यों कर रही है? देव सूर्या जो फुटबॉल खेल रहे थे ये सुन अवनी की तरफ देखने लगते हैं। देव हंसी से बोला, हे जरूर बुआ कोई रोमांटिक बात हो रही होगी। सूर्या गुस्से से उसके सिर पर मारते हुए बोला, अरे बोलने से पहले कम से कम देख तो लिया करो तुम्हारे चारों तरफ कौन है। आउच, देखकर ही तो बोला है। देव सूर्या को वापस मारते हुए बोला। आहान भौहें सिकोड़कर बोला, जाओ देव, भाइया के साथ ऊपर रूम में जाकर अपना होमवर्क करो। देव फुटबॉल पकड़े मना करते हुए बोला, नहीं डैड, पहले आप मेरे साथ फुटबॉल खेलिए, तभी मैं पढ़ने जाऊंगा। अर्जुन हंसते हुए बोला, फुटबॉल से याद आया, तुम्हें याद है आहान, हम भी स्कूल में फुटबॉल खेला करते थे, तो वो गोल्डी नाम का मोटा लड़का हमारे बीच में आ जाता था। पता नहीं, वो मुझसे काफी जलता था। ये सुन आहान उसे घूर कर देखता है। अर्जुन जल्दी से बोला, अरे मैं कब कह रहा हूँ उसे तुम पसंद थे, वो तो एक बुली था। देव बोला, अरे फूफा जी, कहीं ये गोल्डी तो नहीं हो, वही हमारे स्कूल में पढ़ता था और बुली था। नहीं बेटा, वो अब काफी बड़ा हो गया है, अर्जुन मुस्कुराकर बोला। सूर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देव कभी तो लॉजिक लगा लिया करो। देव को लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, जहां लोग लॉजिक से काम चलाते हैं वहां देव दिमाग से काम चलाता है। देव फुटबॉल पर पैर रखकर एटीट्यूड के साथ बोला। अर्जुन धीरे से आहान के कान में बोला, अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो बड़ा शरारती है, बचपन में तुम ऐसे तो नहीं थे, लगता है ये अपनी मॉम पर गया है, क्या वो भी बचपन में ऐसी ही थी? आहान अर्जुन के सवाल को सुन देव को देखने लग जाता है, उसकी चेहरे पर जो मासूमियत थी, उसने उसे कहीं और भी देखा था और वो थी एक छोटी सी नटखट बच्ची। तभी सूर्या की आवाज से उसका ध्यान टूटा, चलो देव, बहुत हुआ, अब जाकर अपना होमवर्क करो। थोड़ी देर और खेलने दो ना भाइया, आप बिल्कुल डैड की तरह बिहेव कर रहे हो। देव खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला। डैडी आप भाइया से बोलिए ना। आहान छुप रहा, मगर सूर्या उसकी कॉलर पकड़कर उसे वहां से ले गया। बेचारा देव अब कुछ नहीं कर सकता था। गद्दारी, देव जाते हुए आहान को घूरकर बोला, पढ़ाई करो बेटा। आहान बोला। वो दोनों वहां से चले गए। अर्जुन बोला, कितने प्यारे बच्चे हैं, अब मेरा भी मन बाप बनने का कर रहा है। ये सुन आहान गुस्से से अर्जुन को घूरकर देखता है। अर्जुन सकपकाते हुए कहता है, यार ऐसे ना देखो, ये गलत है, तुम मुझसे पहले बाप बन गए, अब क्या तुम ये चाहते हो कि तुम मामा ना बनो? अर्जुन बोला। आहान के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, अब तो तुम तीसरे बच्चे के भी बाप बन जाओगे। हाँ तो? आहान अपनी एक भौहें ऊपर उठाते हुए बोला। अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, तू बिल्कुल भी नहीं बदला। आहान अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेता है और तिरछी नजरों से उसे घूरकर देखता है। अर्जुन को हंसी आ जाती है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। आहान अश्विनी का अब बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वो उसे ऑफिस का काम भी नहीं करने देता था। राठौड़ कॉर्पोरेशन में ऋषभ अंदर आया और आहान से बोला, सर अपडेट देनी थी। आहान फाइल बंद कर गंभीर एक्सप्रेशंस के साथ बोला, उन्हें होश आया? उनकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है और डॉक्टर ने बताया है उनका बच पाना नामुमकिन है, वो कभी भी जा सकती है। ऋषभ बोला। ये सुन आहान बोला, ठीक है, मैं उनसे मिलने जाता हूँ। सर, लेकिन क्या हमें अश्विनी मैम को भी उनसे मिला? ऋषभ इससे पहले कुछ और बोलता है। आहान सर्द नजरों से उसे घूरता है। ऋषभ खामोश हो जाता है। शी इज प्रेग्नेंट, अगर उसे सच पता चला तो ये उसकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगा, और मैं नहीं चाहता दोनों को कुछ हो। आहान सर्द आवाज में बोला। ऋषभ ने कहा, आई अंडरस्टूड बॉस। आहान कुछ नहीं बोला। एक बड़े से डाक कमरे में हल्की रोशनी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे के बीच में एक बिग मास्टर चेयर पर एक लड़का, जो लगभग 30 साल का था, गंभीरता से बैठा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतर रहा था। उसके चारों ओर कुछ लोग खड़े थे, सभी उसकी तरफ चिंतित नजरों से देख रहे थे। सर, अभी तक हम असर की बीवी और बच्चों तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसके असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसने जोर से कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतने दिनों से बस यही सुन रहा हूं कि नहीं पहुंच पाए। उसने टेबल पर घूंसा मारा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आहान चाहिए। उसकी बीवी को लेकर आओ मेरे पास, मैं अपने हाथों से उसे खत्म करूंगा। उसका गुस्सा पूरे कमरे में गूंज उठा। वहां खड़े सभी लोग सहम गए। एक हफ्ता हो गया है,
और तुम लोग मुझे कोई रिजल्ट नहीं दे पाए। याद रखो, इस बार अगर फेल हुए तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन और बीत गए। इटली के एक आलीशान विला में बैठा वो लड़का और उसके आदमी अपने अगले स्टेप को प्लान कर रहे थे। हमें उन्हें खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। इस बार वे बचने नहीं चाहिए, उसने अपने प्रमुख आदमी से कहा। सर, हमने आहान की रूटीन ट्रैक कर ली है। वो अक्सर अपने ऑफिस से लौटते समय अकेला होता है। यही सही मौका है, असिस्टेंट ने बताया। उसने धीरे धीरे मुस्कराते हुए कहा, तो फिर इंतजार किस बात का है? मेक श्योर कि वो इस बार बच मेरे पास होना चाहिए। और उसकी बीवी, उसे भी मेरे पास ले आओ। मैं खुद देखूंगा कि उसकी दुनिया कैसे खत्म होती है। रात का समय था। आहान अपनी कार में ऑफिस से घर लौट रहा था। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड शेरा उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद था। सड़कों पर हलचल कम थी, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सर, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शेरा ने कहा। आहान को भी अजीब वाइब आ रही थी। अचानक एक काली एसयूवी तेजी से आई और आहान की कार को जोरदार तरीके से टक्कर मारी। कार बुरी तरह से लड़खड़ाई और सड़क के किनारे जा रुकी। सर, शेरा चिल्लाया। एसयूवी से मास्कर्ड मैन बाहर निकले और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। शेरा ने तुरंत अपनी गन निकाली और जवाबी फायरिंग शुरू की। सर, झुक जाइए, उसने चिल्लाते हुए आहान को कवर देने की कोशिश की। तुम अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे शेरा, आहान गुस्से से बोला और अपनी गन से फायरिंग करने लगा। आहान ने जैसे ही उसने अपनी गन से गोलियां चलानी शुरू की, हवा में एक मौत का सन्नाटा फैल गया। एसयूवी से निकलते ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन आहान और शेरा भी जवाबी हमला करने में पीछे नहीं थे। आहान की गोलियों ने 2 हमलावरों को ढेर कर दिया। गोलियां चारों तरफ बरस रही थीं। शेरा ने 2 हमलावरों को ढेर कर दिया, लेकिन तभी एक गोली उसके कंधे में जा लगी। वो चीखते हुए नीचे गिरा। तभी आहान के बाकी आदमी आ गए और फायरिंग शुरू हो गई। आई शुड कॉल ऋषभ, ये बोल घयाल शेरा ऋषभ को कॉल करने लगा। आहान ने भी अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश की। उसने देखा एक आदमी शेरा को शूटो करने वाला था, मगर आहान ने उसे ही शूट कर दिया। सर, हमें यहां से निकलना चाहिए, शेरा बोला। लेकिन तभी एक गोली आहान की चेस्ट में जा लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। खून बहने लगा और उसकी आंखों के आगे सब धुंधला पड़ने लगा। अटैकर्स ने आहान को जमीन पर पड़ा देखा और जल्दी से उसे उठाया। जल्दी करो, यहां से निकलना होगा, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। वे आहान को अपनी एसयूवी में डालकर भाग निकले। अश्विनी अपने रूम में नॉवेल्स पढ़ रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। ऋषभ उसे कॉल कर रहा था। ये ऋषभ मुझे कॉल क्यों कर रहा है? अश्विनी ने खुद से सवाल किया। उसने कॉल पिक किया। हेलो ऋषभ, पीछे से ऋषभ की घबराई हुई आवाज आई। हेलो अश्विनी मैम, आपको कुछ बताना था। अश्विनी की आईब्रो चिंता से सिकुड़ गई। इज एवरीथिंग नॉट फाइन? अश्विनी ने पूछा। हाँ मैम, बॉस किडनैप हो गए और उनका किडनैप किसने किया है ये हम पता लगा रहे हैं। जैसे ही ऋषभ ने ये कहा, अश्विनी बेड से खड़ी हो गई। कब और किसने? क्या तुम बॉस के साथ नहीं थे? अश्विनी ने पूछा। ऋषभ बोला, शेरा था और वो घायल है, उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया है। अश्विनी का सिर घूम रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऋषभ बोला, आप और बच्चे घर से बाहर मत निकलना, मे बी उनका नेक्स्ट टारगेट आप भी हो सकती है। अश्विनी ने चिल्लाकर कहा, मैं आहान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसने मुझे इतनी बार मुसीबतों से बचाया है और अब जब वो मुसीबत में है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अश्विनी की आवाज में दृढ़ निश्चय था। ऋषभ को लगा अगर उसने फिर से अश्विनी को कुछ समझाने की कोशिश की तो उसका फोन ब्लास्ट हो जाएगा। ओके मैम, ऋषभ बोला। अश्विनी ने कहा, रुको, मैं आ रही हूँ। अश्विनी जल्दी से नीचे आए, तभी वो देव से टकरा गई। आओ मम्मा, गिरा दिया मुझे, देव अपना फहद रगड़ते हुए बोला। आई एम सॉरी बेटा, मुझे अभी जाना होगा, कोई शरारत मत करना ओके। अश्विनी इतना बोल अपना ब्लेजर पहन वहां से चली गई। देव कभी अश्विनी को देखता तो कभी अपनी फुटबॉल को। लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे सूर्या भैया को बताना होगा, बोलते हुए देव अपने रूम में आया। उसने सारी बात सूर्या को बताई। मम्मा काफी घबराई हुई लग रही थी, देव ने कहा। सूर्या अपनी चिन पर हाथ रख सोचने लगा, जरूर कुछ बात हुई है जो मॉम हमसे छुपा रही है। डैड, देव अपनी आंखें बड़ी कर, अरे डैडी को अब तक आ जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आए। सूर्या बोला, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं?
देव गुस्से से बोला, मेरे डैडी अगर मुसीबत में भी होंगे तो वो दुश्मन की बैंड बजा देंगे। कुछ देर बाद अश्विनी ने अंधेरे रूम के एक कोने में एक फैंसी रोशनी देखी जो एक बिग स्क्रीन से आ रही थी। वहां आरव और ऋषभ पहले से मौजूद थे। ऋषभ उस पर क्लिक कर रहा था और आरव एक मैप की तरफ इशारा कर रहा था। तो इसी जगह पर भैया को किडनैप किया गया था। अश्विनी तेज कदमों से उन दोनों के पास गई। अहान का किसने किडनैप किया है, उसका कुछ पता चला? ऋषभ ने बिना अपनी नजर हटाए स्क्रीन पर चल रही फुटेज को देखते हुए कहा, कैल्म डाउन मैम, हम सीसीटीवी फुटेज एनालाइज कर रहे हैं, शायद किडनैपर का कोई लीड मिल जाए। आरव बीच में बोला, भाभी, हमने उन जगहों के फुटेज कलेक्ट किए हैं जहां भैया आखिरी बार देखे गए थे। ऋषभ उनका सीक्वेंस मैच कर रहा है। अश्विनी ने सामने स्क्रीन पर झांकते हुए देखा। एक फुटेज में अहान अपनी कार से उतरते हुए दिखाई दिए जो शेरा को फायरिंग में मदद कर रहा था। तभी एक गोली अहान को लगी, फिर अगले फ्रेम में कुछ आदमियों ने उन्हें जबरदस्ती एक कार में धकेल दिया। अश्विनी की आंखें भर आईं। अरे नहीं, इसे तो फिर चेस्ट के पास गोली लगी है, क्या वो सेफ होगा? आरव ये देख गुस्से से अपनी मुट्ठियां आपस में कस लेता है। ये जो कोई भी लोग हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। पर ये कौन है? काल भैरव तो मर चुका है ना? ऋषभ, जी मैम। तुम्हारे बॉस के और कितने राइवल हैं? अश्विनी के सवाल पर ऋषभ बोला, कभी गिनती नहीं की, मगर बहुत सारे एनिमीज हैं। अश्विनी ने स्क्रीन पर फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इनका क्लोज अप है? ऋषभ ने तभी एक और फोल्डर ओपन किया जिसमें अहान के बॉडीगार्ड शेरा के फोन की रिकॉर्डिंग्स थी। शेरा ने घायल होने से कुछ मिनट पहले एक कॉल किया था, शायद किडनैपर की बात सुनाई दे। ये बोल ऋषभ ने जल्दी से रिकॉर्डिंग्स प्लेबैक की। बैकग्राउंड में फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने कहा, ये कहीं मर तो नहीं गया? अगर मरा तो बॉस हमें ही मार डालेंगे। हेलो शेरा, क्या कोई अटैक हुआ है? ऋषभ ने कहा। हाँ। शेरा इतना बोलकर अपनी आंखें बंद कर देता है। इससे पहले कि इसके और आदमी आ जाएं, जल्दी से इसे यहां से ले चलो। वो लोग अहान को वहां से ले गए। अश्विनी का दिल धक से रह गया। आरव बोला, ये आवाज, ये तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। अश्विनी ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें याद है किसकी है? आरव ने सोचते हुए कहा, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी पुराने दुश्मन की आवाज है। मुझे वक्त चाहिए याद करने के लिए। वेट अ मिनट, ये लोग अलग ही लग रहे हैं। शायद मैंने ऐसे ड्रेस कोड पहले भी देखे हैं। ये सुन अश्विनी ने जल्दी से कहा, कहाँ देखे हैं आरव, जल्दी याद करो। आरव चेयर पर बैठकर याद करने लगा और एकदम से बोला, तुम्हें याद है ना भाभी, पहले मैं एक माफिया था। मेरी खुद की गैंग होती थी जो मैंने कुछ महीने पहले छोड़ दी थी। अश्विनी ने कहा, हाँ याद है मुझे। आरव बोला, एक बार जिस गैंग के साथ मेरा फाइट हुआ, उसने ऐसे ही आदमी रखे थे। तभी आरव की नजर एक आदमी पर गई और उसने ऋषभ से कहा, फुटेज रोको और जूम इन करो। ऋषभ ने तुरंत फुटेज रोकी और पूछा, किसे जूम इन करूं? ये आदमी जो कार के पीछे छिपा हुआ है, इसका मास्क उतरा हुआ है। आरव ने उसकी तरफ पॉइंट किया। ऋषभ ने जूम इन किया और आरव उसे ध्यान से देखने लगा। आरव भौहें सिकोड़कर बोला, अरे ये तो समय है। ये गद्दार पहले मेरी गैंग में काम करता था, फिर इसने गद्दारी कर दी और ये दुश्मन गैंग का हिस्सा बन गया। वो आवाज जो रिकॉर्डिंग में आ रही थी, इसी की थी, लेकिन उनकी एक आदत या जेस्चर से हम उनका आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं। अश्विनी बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इनके बारे में पता है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि ये लोग अहान को कहाँ ले गए हैं। क्या तुम्हें इसका कोई आइडिया है? मैं अपनी टीम से बात करूंगा, आरव ने सीरियस होकर कहा। ऋषभ बोला, आप दोनों रिलैक्स हो जाओ। समय ने कहा था अगर बॉस मर गए तो उनका बॉस उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब वो दुश्मन जो भी है, चाहता है कि बॉस जिंदा रहे। अश्विनी बोली, क्या पता वो खुद अपने हाथों से उसे टॉर्चर करना चाहता हो। फिर अगले ही पल भौहें सिकोड़कर, अहान को गोली लगी थी, ऐसे में वो उसे हॉस्पिटल तो लेकर जाएंगे ही ना? आरव ने कहा, अरे हाँ, हमें मुंबई के हर हॉस्पिटल को चेक करना होगा। अश्विनी बोली, ऋषभ, यस मैम, पता करो समय की कार कहाँ तक गई थी। ऋषभ फुटेज स्टॉट करते हुए बोला, हमने हर रास्ते की फुटेज चेक की, हालांकि आगे की फुटेज मिली नहीं। यहां से कार गायब हो गई क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। बोलते हुए ऋषभ मैप की तरफ इशारा करता है। अश्विनी ने मैप को देखा और अपना टैब निकालकर गूगल में उसकी लोकेशन ढूंढने लगी। क्या कर रही हो भाभी?
आरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। अश्विनी बोली, चेक कर रही हूं कि इन इलाकों के आसपास कोई हॉस्पिटल है। डैम भाभी, यू आर स्मार्ट, आरव बोला। तभी अश्विनी खुश होते हुए बोली, मिल गया, जो इस जगह से सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर है। यहां मैंने देव और सूर्य को जन्म दिया था। ऋषभ बोला, मैं वहां जाकर पता करूंगा। रुको, भेष बदल कर जाना, वरना शक होगा, अश्विनी बोली। फिक्र नॉट मैम, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा। कई देर बाद ऋषभ वहां आया और आरव अश्विनी से बोला, वो गैंग के आदमी हॉस्पिटल के आसपास पहरा दे रहे हैं। अश्विनी बोली, इसका मतलब अहान वहीं पर है। आरव गुस्से में बोलता है, फिर तो सीधा अटैक कर देते हैं। अश्विनी आरव को रोककर शांति से कहती है, नहीं, इससे काम और बिगड़ सकता है। अहान भी इनकी कैद में है। ऋषभ ने कहा, तो फिर अब हम क्या करें मैम, बॉस ही प्लान बनाते थे। अश्विनी ने स्मिक करते हुए कहा, मेरे पास एक प्लान है जो उड़ेगा भी। ये सुनकर दोनों अश्विनी की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के अंदर एक बूढ़ी औरत अपने जवाब और टूटे फूटे बेटे को व्हील चेयर पर बैठाकर अंदर की तरफ ले जा रही थी। वो धक्का देने की कोशिश कर रही थी मगर उससे संभाला नहीं जा रहा था। उस बेटे की बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछ थी। ये सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे अम्मा, लड़का बोला। वो बूढ़ी औरत पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए बोली, लगता है किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तभी उसने उन दो आदमियों को देखा जो गन लिए खड़े थे। वो बूढ़ी औरत अपना चश्मा ठीक से एडजस्ट करते हुए आई और बोली, अरे बेटा, पुलिस वाले हो क्या? ये काले कपड़े क्यों पहने हैं? ये सुनकर वो आदमी ऊपर से नीचे तक उस औरत को घूरने लगा। उसने गन दिखाते हुए कहा, हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं, बुढ़िया। बूढ़ी औरत बोली, तुम लोग जो भी हो, जल्दी से मेरे बेटे की सीढ़ियां चढ़ने में हेल्प करो। दूसरे ने गुस्से से कहा, हम क्या तुम्हारे नौकर हैं? अरे बड़े बदतमीज हो। बूढ़ी औरत अपने टूटे फूटे बेटे को बाहर लेकर खड़ी है और तुम लोग उसकी मदद करने के बजाय बदतमीजी कर रहे हो, वो औरत गुस्से से बोली। दूसरे आदमी ने गुस्से में गन कसकर कहा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तभी वहां मेल नज आ गया और डरते हुए बोला, रुको, मैं उनकी हेल्प करता हूं, तुम लोग कुछ मत करना। हाँ, इसे जल्दी से यहां से ले जाओ वरना कब पर लोग सिधार जाए, पता नहीं चलेगा, वो आदमी बोला। वो नज उस लड़के की अंदर चढ़ने में मदद करने लगा। बूढ़ी औरत अंदर जाते हुए ताना मारकर बोली, आजकल की एल जनरेशन कभी किसी बुजुर्ग की मदद नहीं करती। वो आदमी गुस्से से गन कस लेता है जैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो। व्हील चेयर पर बैठा लड़का मन में बोला, लगता है मैम कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गई थी। असल में अश्विनी ने ही नकली बूढ़ी औरत की विग और पुराने कपड़े पहनकर एक मां का रूप ले लिया था। ऋषभ के हाथ और पैर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे एक व्हील चेयर पर बिठाया हुआ था। अश्विनी मां का नाटक करते हुए नर्स से कहती है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कीजिए। नर्स एक फॉर्म भरने को कहती है। अश्विनी उसे देखकर कहती है, इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती, तुम फॉर्म भरो ना। नर्स बोली, आप मुझे डिटेल बताइए, पेशेंट का नाम क्या है? अश्विनी मन में, ये सवालों में ही टाइम लग जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। अहान कहाँ है, उसे ढूंढना होगा। वो ऋषभ के टूटे पैर पर हल्की सी लात मारती है। ऋषभ दर्द से चिल्लाता है, अम्मा, मुझे टॉयलेट जाना है। अश्विनी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नर्स से बोली, यहाँ कोई वॉशरूम है क्या? नर्स ने कहा, हाँ है, रुको मैं पेशेंट को लेकर जाती हूँ। नहीं, तुम क्या पैंट खोल पाओगी? नर्स इस पर शर्मिंदा हो गई। ऋषभ अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। ये मैम भी ना क्या क्या करवा रही है मुझसे, ऋषभ खुद से बोला। अश्विनी वॉशरूम की तरफ आ गई। उसने गहरी सांस लेते हुए ऋषभ से कहा, अंदर तो आ गए, अब पता कैसे लगाएं कि अहान कौन से वार्ड में है? तभी एक नर्स वहां से गुजरा। अश्विनी उसे रोकते हुए बोली, ये बाहर लोग बंदूक लेकर क्यों खड़े हैं? ये सुन वो नर्स डर गया और बोला, अरे क्या बताऊं अम्मा, इन लोगों ने कुछ घंटों से इस हॉस्पिटल को हाईजैक कर रखा है। मगर क्यों? क्योंकि एक पेशेंट एडमिट है, पता नहीं कौन है। वो पेशेंट कहाँ है? अश्विनी ने पूछा। नर्स बोला, वो तो ऊपर वाले वार्ड में है, मगर वहां जाना अलाउड नहीं है। जितने भी ऊपर पेशेंट एडमिट थे, सबको नीचे शिफ्ट कर दिया। ओह, अब मैं चलता हूँ, बताने के लिए शुक्रिया। नर्स वहां से चला गया। ऋषभ सीरियस होकर बोला, अब हमें कैसे भी करके ऊपर जाना होगा। अश्विनी बोली, वेट करो, मैं आरव को कॉल करके यहाँ की सिचुएशन बताती हूँ।
अश्विनी जल्दी से आरव को कॉल करके सारी बात बताती है। आरव सारी बात सुनकर बोला, भाई को गोली लगी है, इसलिए उन्हें अभी होश नहीं आएगा। मैं प्लान का नेक्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट करता हूँ। अश्विनी ने कहा, जल्दी, वरना ये लोग हमें पहचान लेंगे। अश्विनी ने कॉल कट कर दिया और ऋषभ की व्हील चेयर को धक्का मारकर आगे ले जाने लगी। तभी एक आदमी, जो गैंग का लीडर है, अश्विनी और ऋषभ की एक्टिंग को क्लोजली देखने लगा। उसका चेहरा सीरियस हो गया और वो अपने आदमी को फोन पर बोलता है, लगता है ये लोग वही हैं, ये लोग पेशेंट नहीं, कोई एक्टर है। अश्विनी उस आदमी को देख लेती है और तुरंत अपने प्लान का अगला हिस्सा शुरू करती है। वो व्हील चेयर को लेकर इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ती है। ऋषभ अपने लेग्स पर बंधी पट्टियां दिखाकर उस आदमी को कंफ्यूज कर देता है और वो गैंग का लीडर कुछ देर के लिए रुक जाता है। पीछे से आवाज आए, कौन लोग हैं उन पर नजर रखो। वो इमरजेंसी एग्जिट की तरफ अपने बेटे को लेकर चली गई। उसने कहा। पीछे से आदमी बोला, ओ शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो, अगर आहान का कोई आदमी होता तो वो डायरेक्ट अटैक करता। वो आदमी सीरियस होकर बोला, जानता नहीं, वो एएसआर है, उसके आदमी जरूर उसे बचाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से उस बूढ़ी औरत की स्किन भी 25 साल की लड़की की तरह लग रही थी। तो फिर खड़ा क्यों है, उनके पीछे जा। ये सुन वो आदमी कॉल कट कर उन दोनों के पीछे भागने लगता है। अश्विनी इमरजेंसी एग्जिट की तरफ व्हील चेयर को धक्का देते हुए जा रही होती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार पीछे की ओर भी रहता है। गैंग का लीडर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। ऋषभ अपने हाथ से इशारा करता है, तेज चलो, वो आदमी हमारे पीछे है। अश्विनी ये देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और जल्दी ऋषभ को लेकर भागने लगती है। अरे नहीं, लगता है हमारा प्लान क्रैश हो गया, अश्विनी डरते हुए बोली। अश्विनी जिस तरह से भागते हुए ऋषभ को ले जा रही थी, नर्स पेशेंट रास्ता बनाकर डर की वजह से साइड हो गए थे। एक बच्चा बोला, मम्मा ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत तेज भाग रही है। मम्मा बोली, जब वो छोटी थी तो वो 3 ग्लास दूध पीती थी, इसलिए उसमें इतनी जान है, और तुमसे देखो। बच्चा अपनी मम्मी को घूरते हुए बोला, उसकी स्किन भी तो अच्छी थी, मुझे नहीं लगता वो आपकी तरह कोई मेकअप करती होगी। मम्मी गुस्से से बोली, क्या कहा? एक बार ठीक हो जाओ तब बताऊंगी तुम्हें। ऋषभ डर कर व्हील चेयर को पकड़ लेता है। अरे मम, धीरे चलाइए ना, आप तो सच में मेरे पैरों की हड्डियां तोड़वा देंगी। पकड़ो उसे, वो भाग रही है, लीडर चिल्लाया। तभी अश्विनी की विग उतर गई। तभी उस नर्स ने उन्हें देखा जो ऋषभ को सीढ़ियों से अंदर लाया था। वो ये देख शॉक्ड रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ यह वही औरत थी जिसने उससे हेल्प मांगी थी। अरे ये कौन से युग की अम्मा है, ये तो मिल्खा की तरह भाग रही है। नर्स बोला, हट जाओ, अश्विनी जोर से बोली। ऋषभ ने डर की वजह से व्हीलचेयर को पकड़ लिया था। वह नर्स सामने से डरते हुए हट गया। हाँ बच गया, मगर वो भाग क्यों रही है? तभी उसने सामने से गन हाथ में लिए उस लीडर को देखा। वो आलने साथियों को कॉल करते हुए बोला, वो कोई आउटसाइडर है, आई वाज राइट, वो आहान के ही आदमी थे, तुम जल्दी से पकड़ो उन्हें। तभी भागते हुए अश्विनी की विग गिर गई। अरे मेरी विग! अश्विनी कल्दी से रुक गई। तभी लीडर गुस्से से बोला, रुक जाओ। तभी ऋषभ खड़ा हो गया और उसने अपने पट्टी बंधे पैर से जोर से उस लीडर को लात मारी। वह लीडर दूर जाकर गिर गया। ये देख वह नर्स शॉक रह गई, जिससे अश्विनी ने वॉशरूम का रास्ता पूछा था। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऋषभ हौंफते हुए बोला, जल्दी यहां से चलो मम। अश्विनी ने अपनी विग पहनते हुए कहा, हाँ चलो। अश्विनी और ऋषभ होशियारी से एक कॉरिडोर में घुस जाते हैं। कॉरिडोर में एक साइन बोर्ड होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। वो तुरंत ऋषभ से बोलती है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हमें कुछ वक्त देगा, जल्दी अंदर चलो। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर दोनों एक छोटी सप्लाई रूम में घुस जाते हैं। रूम में मेडिकल इक्विपमेंट्स और यूनिफॉर्म्स पड़े होते हैं। अश्विनी अपनी विग को एडजस्ट करते हुए बोलती है, अब हमें दूसरा रूप लेना होगा। ऋषभ बोला, क्या अब मैं भी बूढ़ा बनने वाला हूं? अश्विनी हंसी रोक कर कहती है, नहीं, तुम्हारे लिए डॉक्टर का यूनिफॉर्म है। ऋषभ ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोला, मैं तो हड्डियां तोड़ता हूं, डॉक्टर कैसे बन सकता हूं? अगर गलती से इंजेक्शन किसी को लग गया तो क्या होगा? अश्विनी ने सीरियस होकर कहा, डरो नहीं, बस एक्टिंग करो और अपने एक्सप्रेशंस पे काबू रखो। वो दोनों तुरंत नए रूप में निकलते हैं। अश्विनी एक सीनियर नर्स बन जाती है और ऋषभ एक जूनियर डॉक्टर। हॉस्पिटल के मेन हॉल में गैंग का लीडर हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है, एक बूढ़ी औरत और उसका इंजर्ड बेटा अभी यहाँ आए थे, कहाँ गए वो लोग?
नर्स थोड़ा घबराकर कहती है, मुझे नहीं पता, शायद वो लोग इमरजेंसी वार्ड की तरफ गए होंगे। तभी अश्विनी और ऋषभ एक स्ट्रेचेबल स्ट्रेचर धक्का देते हुए हॉल में एंटर करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को आईसीयू ले जा रहे हों, मगर वो एक लाश थी। अश्विनी प्रोफेशनल टोन में बोलती है, साइड दीजिए, क्रिटिकल केस है। गैंग का लीडर उन्हें देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो अश्विनी को गौर से देखने लगता है। अश्विनी ने अपनी आंखों में पहले लेंस लगाए थे जो अब उसने उतार दिए थे। वो उसकी नीली आंखों को देखते हुए बोला, वो बूढ़ी औरत तुम तो नहीं हो सकती? अश्विनी सीरियस होकर, कौन बूढ़ी औरत? लीडर बोला, कोई नहीं, अपना काम करो। ऋषभ छुपके अश्विनी से कहता है, ये स्ट्रेचर का टायर खराब लग रहा है, कैसे धक्का दूं? अश्विनी उसकी तरफ गुस्से से देखती है और सॉफ्टली बोलती है, बस एक्ट कर, ज्यादा नाटक मत कर। गैंग का लीडर उनका पीछा करता है। उसे ऋषभ पर शक हो रहा था, पर ऋषभ के अब लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ नहीं थी। अश्विनी और ऋषभ को अब समझ आ जाता है कि वक्त कम है। वो एक और एग्जिट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक पेशेंट का फैमिली मेंबर रोते हुए आता है और बोलता है, डॉक्टर मेरा भाई कैसा है? अश्विनी के माथे पर पसीना आ गया और उसने स्ट्रेचर पर पड़ी लाश को देख कहा, अब इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। ये सुन वो पेशेंट रोते हुए बोला, बहुत बोलता था मैं इसे गुटखा मत खा, मगर कभी मेरी सुनता ही नहीं था, क्या हालत बना ली तूने अपनी तनीश। बोलते हुए जैसे ही वो व्हाइट चादर को हटाने लगा, तभी ऋषभ जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आप इन्हें नहीं देख सकते। मगर क्यों? क्योंकि इन्होंने गुटखा खा रखा है, इनके मुंह से गंदी बदबू आ रही है, ऋषभ बोला। उस आदमी ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अश्विनी ने कहा, चले इसे अंदर लेकर जाओ। वो इतना बोली ही थी, तभी वो आदमी सामने से अपने भाई तनीश को आते हुए देखता है और डर के मारे ऋषभ के पीछे छिप जाता है। आ अब्बू भूत, तनीश उसे घूरते हुए बोला, तू डर क्यों रहा है बे? तू तो मर कैसे गया भाई? वो रोते हुए बोला। तनीश गुस्से से, मैं तो जिंदा हूं। अश्विनी और ऋषभ पसीने से भीगे हुए एक दूसरे को देखने लगे। वो बाहर निकला और बोला, तो फिर यह कौन है? बोलते हुए वो सफेद चादर हटाता है और एक डेड बॉडी को देखता है। ये तो आप नहीं है। तनीश गुस्से से, अरे पागल, मैं डेंटिस्ट के पास आया था और था आईसीयू के बाहर खड़ा है। अश्विनी ऋषभ से जोर से बोली, ऋषभ भाग। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी लीडर अपने आदमी को बोलता है, वो लोग यहीं हैं, उन्हें रोको। अश्विनी तुरंत एक शार्प टर्न लेती है और सप्लाई ट्रॉली को उन आदमियों के रास्ते में गिरा देती है। ऋषभ छुपके एक फायर अलार्म का बटन दबा देता है। अलार्म बजते ही पूरे हॉस्पिटल में हलचल मच जाती है और वो गैंग के आदमी दिक्कत में पड़ जाते हैं। ऋषभ बोला, क्या अब हम सुरक्षित हैं? अश्विनी ने कहा, अभी नहीं, एक और टर्न लेना होगा। तभी अश्विनी इमरजेंसी वार्ड के पीछे एक सीक्रेट एग्जिट की तरफ देखती है। वो ऋषभ से बोलती है, जल्दी करो, जब तक आरव यहां नहीं आ जाता हमें छुपना पड़ेगा। पर यह प्लान काफी रिस्की हो रहा है, ऋषभ ने कहा। अश्विनी ऋषभ को देखते हुए कहती है, मुझे पता है, लेकिन वो गैंग का लीडर अभी भी अंदर हमारा पीछा कर रहा है, उसे हैंडल करना जरूरी है। गैंग का लीडर अलार्म की हलचल में अश्विनी और ऋषभ को देख लेता है और उन्हें रोकने के लिए एक शॉर्टकट लेकर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो गन निकालते हुए बोलता है, गेम ओवर। अश्विनी एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, गेम तो अभी शुरू हुआ है। बोलते हुए अश्विनी नीचे झुक एकदम से पीछे आती है। ऋषभ साइड हट गया और वो बंदा उन्हें शूट करने को हुआ, मगर ऋषभ ने एकदम से गन छीन उसे ही शूट कर दिया। गोली की आवाज से पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई थी। अश्विनी और ऋषभ घबराहट के साथ भाग रहे थे। हॉस्पिटल के कोने कोने में उनके पीछे उनके खौफ से भरे आदमी थे, लेकिन दोनों की हिम्मत काफी मजबूत थी। ऋषभ ने एक और शार्प टर्न लिया, लेकिन अब उन्हें एक सेफ प्लेस चाहिए थी। अश्विनी ने ऋषभ से कहा, जल्दी करो, तुम्हारे साथ मैं हूं। उन्होंने आगे बढ़कर एक पुराने इमरजेंसी वार्ड की तरफ रास्ता बनाया। ऋषभ ने कहा, लेकिन मगर ये लोग हमें पकड़ लेते हैं तो हम क्या करेंगे? अश्विनी ने रुख बदलते हुए जवाब दिया, हमें इनका ध्यान फिर से डाइवर्ट करना होगा। अस्पताल के हर कोने में हमारे लिए छुपने का एक रास्ता है। उन्होंने एक छुपने वाला रूम देखा और दोनों उसके अंदर घुस गए। अश्विनी ने डेड बॉडीज वाले रूम को देखा और वो उस रूम में छिप गई। ऋषभ ने भी सोचा और अपने आप को एक पेशेंट का रूप दे दिया। वो दोनों अस्पताल में फिर से भेष बदलकर छिप गए थे। कहाँ है वो दोनों? समय ने गुस्से से कहा। दूसरा आदमी बोला,
चिंता की कोई बात नहीं, वो बस 2 ही है और हम इतने सारे हैं, इससे पहले उनके बाकी आदमी आए हमें उन्हें खत्म करना होगा। तभी एक और गैंग मेंबर आया और सीरियस होकर बोला, लीडर मारा गया है। समय हैरानी से, क्या? गैंग मेंबर बोला, हाँ बॉस का कॉल आया था, उन्होंने कहा हम लोगों को एएसआर को ले जाना होगा। समय बोला, लेकिन उसे तो अब तक होश नहीं आया है, हमें एडजस्ट करना होगा जल्दी। उन्हें नहीं पता था वो जहां था वो मुर्दाघर था। अश्विनी ने सब सुन लिया, उन्होंने एएसआर को ले जाने के लिए कहा है। अश्विनी कान लगाकर सुन रही थी, तभी वो पीछे मुड़ी ही थी, वो अलमारी से जा टकराए। आउच! समय और वो दोनों अलर्ट हो गए। लगता है अंदर कोई है, एक ने कहा। समय बोला, मैं चेक करता हूं, तुम जल्दी से यहां से आहान को लेकर जाओ। मैं भी आता हूं, एक ने कहा। वो अंदर आया, उसके हाथ में मोबाइल टॉर्च थी, उसने देखा वहां कोई नहीं था। अश्विनी ने अपने आप को डेड बॉडी से बदल लिया था और उसकी वजह से वो अपने आप को छिपाने में सफल हो गई थी। ये सब क्या हो रहा है? मैंने सच में यहां उस लड़की की आवाज सुनी थी, समय बोला। दूसरे आदमी से कहा, तुम ध्यान रखो, कुछ भी गलत हो सकता है। अश्विनी अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल कर रही थी मगर उसे खुजली होने लगी। ये खुजली गलत टाइम पर एंट्री क्यों मारती है? अश्विनी गुस्से से मन में बोली। वो धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगी, जिसे उस आदमी ने देख लिया और वो डर के मारे समय से चिपक गया। समय गुस्से से बोला, अभी ये राइट टाइम नहीं है, इसलिए मुझे इनवाइट मत करो। वो आदमी गुस्से से बोला, मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर रहा, मैंने एक लाश को हिलते हुए देखा। क्या? हाँ वो लाश, वो अश्विनी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला। अश्विनी डरते हुए गए काम से। तभी समय अश्विनी के पास पहुंच गया। अश्विनी ने अपने आप को पूरी तरह से छुपा रखा था। समय ने उसे देखने के लिए चादर को हटाना चाहा मगर तभी अश्विनी एकदम से चादर से उछलकर नीचे जंप कर गई। ये देख तो उन दोनों का कलेजा मुंह को आ गया था। ये लाश कबूतर की तरह क्यों उड़ रही है? समय गुस्से से बोला, जरूर उन दोनों में से ही कोई होगा। कहते हुए फायरिंग करने लगे और अश्विनी बचते हुए पीछे आ गई। अश्विनी ने गुस्से से समय को किक किया, समय एक लाश पे जा गिरा। अश्विनी जल्दी से मौका देखकर वहां से भाग गई। चादर अभी भी उसके ऊपर थी जिसमें वो उलझ गई थी। ये देख अस्पताल वाले डर गए। मम्मा देखो भूत! अरे ये अस्पताल में क्या गोलमाल हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समय ने गुस्से से नीचे गिरी हुई गन को उठाया और कहा, अरे वो कौन था? वो भाग गया। वो आदमी गुस्से से बोला, इसका मतलब वो कोई भूत नहीं था, रुको मैं उसे अभी पकड़ने जाता हूं। उधर अश्विनी जल्दी से वो चादर अपने ऊपर से हटा देती है, उसके पीछे वही आदमी भागकर आ रहा था। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अरे मेरी गन कहाँ गई? मगर उस आदमी की गन तो मुर्दाघर में ही रह गई थी। अश्विनी वो चादर फेंक देती है, भागने की वजह से वो चादर उसके मुंह पे जा लगी और वो उसने फंसकर नस से टकराकर नीचे गिर गया। उधर दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत चिल्ला रही थी, अरे मेरे बेटे को छोड़ दो, उसका पैर टूटा हुआ है। माँ इन्हें समझाओ, आह दर्द हो रहा है। व्हीलचेयर पे बैठा लड़का बोला, जिसकी टांग को बार बार समय के आदमी उठाकर देख रहे थे। झूठ बोल रहा है, ये एएसआर के ही आदमी और औरत है, एक ने गुस्से से कहा। अंदर छुपा ऋषभ जो पेशेंट बना था डरते हुए ये देख रहा था। दूसरे ने कहा, हमें ये पट्टी उतारनी होगी। नहीं मैं कहता हूं इसके तमक के बीचों बीच गोली मार देते हैं। पहले ने जैसे ही ये कहा वो माँ बेटे डर गए। अरे फिर ये टॉयलेट कैसे जाएगा? उसकी माँ डरते हुए बोली। तभी समय वहां आया और गुस्से से बोला, तुम लोग यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? उस लड़की को पकड़ो। यही है। ये नहीं है, उसे मैंने मुर्दाघर से भागते हुए देखा था, वो लड़का भी यहीं छिपा हुआ होगा, ढूंढो उसे। समय बोला। उस बुजुर्ग माँ ने कहा, मैं तो कब से कह रही हूं हम लोग वो नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए आसपास के रूम की तलाशी लेने लगी। बच गया। ऋषभ गहरी सांस लेते हुए बोला। तभी नर्स वहां आई और एक इंजेक्शन लिए बोली, आप बच नहीं सकते, आपको ये इंजेक्शन लगेगा। क्या क्या कहा? इंजेक्शन? ऋषभ डरते हुए बोला। नर्स ने कहा, हाँ हाँ इंजेक्शन, वो भी। आगे बोलते हुए वो नर्स बीच में रुक गई और उसके हाल हल्के लाल हो गए थे। ऋषभ जोर से चिल्लाया, नहीं। अरे कहाँ भाग रहे हो, पकड़ो उसे। नर्स बाकी नर्सों से बोली। वो सब अब ऋषभ के पीछे भागने लगे थे। ये कह फंसा दिया मैम ने, बॉस मुझे आपकी याद आ रही है, आपके प्लान खतरनाक होते थे मगर मैं आसानी से उन्हें हैंडल कर लेता था, मगर मैम के प्लान तो। ऋषभ लगभग रोने लगा था।
तभी उसने सामने देखा उन्होंने अश्विनी को पकड़ा हुआ था और अश्विनी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे वरना मार डालूंगी। मैम को छोड़ दो, ऋषभ गुस्से से चिल्लाया। समय ने सामने देखा और कहा, पकड़ो इसे, ये वहीं लगता है। वो लोग ऋषभ को भी पकड़ लेते हैं। ऋषभ तुम यहाँ क्यों आए, बेवकूफ हो क्या, कम से कम तुम तो बचते रहते, अश्विनी गुस्से से बोली। ऋषभ ने कहा, मैम मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, आप अकेली थी। अश्विनी गुस्से से बोली, अकेली अबला नारी सब पर पड़ेगी भारी। बोलते हुए अश्विनी गुस्से से समय के आदमी को किक करती है और गन लेकर 2 जनों को शूट कर देती है। ऋषभ भी समय के किसी आदमी को किक करने को हुआ, वो आदमी उसकी टांग पकड़ते हुए बोला, ये डायलॉग सिर्फ लेडीज के लिए है, मर्दों ने इसे किया उसकी तमक तोड़ दी जाए। तभी ऋषभ गुस्से से उसके मुंह पर पंच मारता है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। हमें यहां से भागना होगा, ऋषभ बोला। अश्विनी और ऋषभ अब छुपकर फायरिंग करने लगे थे। अरे वो लोग यहां से एएसआर को ले गए हैं, अश्विनी ने एक को शूट करते हुए कहा। क्या, ऋषभ आचार्य से बोला। समय गुस्से से, क्या बेवकूफ टीममेट्स मोले हैं, 2 लोगों को नहीं संभाल सकते। तभी बाहर फायरिंग की आवाज आने लगी थी। लगता है आरव आ गया, अश्विनी बोली। ऋषभ ने कहा, डैम ईट, मेरी गन खत्म हो गई। समय गुस्से से, अरे नहीं, एएसआर के बाकी आदमी आ गए। तभी एक आदमी घबराते हुए आया और बोला, बॉस बाहर हमारे सारे आदमी मर गए हैं। तभी पीछे से कोई उसे शूट कर देता है और वह नीचे गिरता है। समय ने गुस्से से सामने देखा और उसकी आंखें खौफ से बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि सामने आरव अपने हाथ में गन लिए खड़ा था। रे, समय डरते हुए बोला। आरव गुस्से से समय से बोला, गद्दार, तुमने मेरा चेहरा देख रखा था और तुमने मेरे दुश्मनों को जाकर मेरे बारे में बता दिया। समय खड़ा हुआ और फिर अपने डर को कंट्रोल करते हुए बोला, मगर मुझे ये नहीं पता था तुम ही एएसआर के भाई हो। इसका मतलब हॉस्पिटल में तुम अपनी भाभी का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने ले गए थे और तुम्हारी भाभी भी मेरे ख्याल से। फिर अश्विनी के पेट की तरफ गन पॉइंट कर, यही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।